मेरा ये कहना है कि ईडी जैसे फ्रिज के लिए अगर लिस्ट बना रही है तो ईडी के अफसर विपक्षी दलों को संकेत दे रहे हैं कि घबराइए नहीं, हमने इधर फ्रिज का लिस्ट बना दिया है। कल को आपकी सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री जी के कपड़े का लिस्ट भी हम बढ़ा देंगे, चिंता न कीजिए। कहाँ से आया है जो मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो ये एक मतलब कि समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे चलते हैं। ये ऑफिसर्स दोनों तरफ चलते हैं। ये इधर अगर जैसे कंप्लेंट नहीं उठ रहा है तो ये इधर भी सूचना पास कर रहे होंगे कि बस कोई नहीं है, हमारे पास ये चीजें हैं, आप बताइएगा, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। इस सरकार ने जो बीजेपी की केंद्र में है, इसने पूरे संघवाद का की धज्जी उड़ा दी। विपक्षी राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से डिस्टेबलाइज कर रही है, फिर ईडी के माध्यम से डिस्टेबलाइज कर रही है। मान लीजिए कि अगर इन्होंने पॉलिसी बनाई उसमें करप्शन था तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए था। ईडी कहां से आ गई? कि ड्रग से रिलेटेड जो पैसा है वो पूरी दुनिया में जो घूम रहा है और जिससे टेररिज्म बढ़ने के खतरे हैं, उसके लिए ये पीएमएलए एक्ट बनाया गया और इसके पीछे यही मिजाज था। लेकिन धीरे धीरे बाद की सरकारों ने सामान्य अपराधियों को पे ये लागू करना शुरू कर दिया और ड्रग के मामले तो अब है ही नहीं, जिसके लिए एक्ट लाया गया था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जस्टिस ओ की पीठ ने। और ये माना जाता था कि अगर छत्तीसगढ़ के चुनाव में भूपेश बघेल जीते होते, मतलब कांग्रेस जीती होती और भूपेश बघेल पुनः मुख्यमंत्री बने होते, तो तीसरा नंबर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी का था शराब घोटाले। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन उठ भी नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन डाउन जा रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इमरजेंसी में भी तमाम नेता जेल में थे। बहुत सारे नेता जेल में थे इमरजेंसी में। अदालत इसका भी पैरामीटर अदालत को बताना चाहिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट साबित करने के लिए क्या क्या प्रमाण दिया जाए जिससे अदालत को लगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के कई नेता मुख्यमंत्री सहित जेल में। आज अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर सुनवाई थी दिल्ली हाईकोर्ट में और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। कहा कि ईडी ने जो जांच की है वो सब सही है। क्या है मामला, क्या हुआ, इस समझने की कोशिश है इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं और वकील भी हैं। इसलिए जो लीगल मामले होते हैं उस पर कई एंगल से जेपी सिंह साहब की नजर होती है। आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो आर्गुमेंट दिया गया है वो क्या है मामला, जेपी सिंह साहब से समझते हैं। स्वागत है सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। जी सर, बताया जाए। सर, दिल्ली हाईकोर्ट की स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलों को खारिज कर दिया। जैसे कि उन्होंने यहां तक कहा था कि जिसने आरोप लगाया, जिसके आरोप की बुनियाद पर पूरा दिल्ली शराब घोटाला टिका हुआ है, वो भाजपा के साथ चुनाव प्रचार कर रहा है, टिकट मिला हुआ है चुनाव लड़ने का। तो उन्होंने कहा कि टिकट मिलने से जो है अदालत का क्या मामला है। तो आखिर कैसे प्रमाणित करेंगे कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है? अदालत इसका भी पैरामीटर अदालत को बताना चाहिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट साबित करने के लिए क्या क्या प्रमाण दिया जाए जिससे अदालत को लगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और ये लोग रात में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए उसी दिन, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन की तारीख दी, नहीं रात में सुनवाई की। अगले दिन जो है वो चीफ जस्टिस के यहाँ से जो है जो कोर्ट बनी उसमें बेला त्रिवेदी भी शामिल थी। उन्होंने एक दिन पहले ही के कविता के मामले में कहा था कि आपको पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, आप सीधे यहाँ क्यों चली आई? कोई यहाँ वीआईपी नहीं है, जो सब आम आदमी है, आप है चाहे कोई भी। तो जैसे वो कोर्ट बनी वैसे जो है अभिषेक मनु सिंघवी को ये बात समझ में आ गई कि कोर्ट हमारे मामले में भी यही कहेगी कि आप पहले ट्रायल कोर्ट जाइए।
तो उन्होंने कहा हम ट्रायल कोर्ट में ही मामला उठाएंगे, हम 2 दिन समय यहाँ बर्बाद करें, फिर ट्रायल कोर्ट 4 दिन करें, फिर ट्रायल कोर्ट में चलें, फिर ट्रायल कोर्ट से जो है फिर हाई कोर्ट चलें, फिर सुप्रीम कोर्ट आना ही है। क्यों? क्योंकि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह चुके हैं कि हमारी अधीनस्थ न्यायपालिका भय के माहौल में काम कर रही है और वो जमानत देने से हिचकती है कि कहीं उसकी प्रताड़ना जो है हाई कोर्ट के जजों द्वारा या प्रशासनिक जजों द्वारा न शुरू की जाए। बल्कि 1-2 मामले में तो उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं फटकार भी हाई कोर्ट उसमें लगाई है और जो है जो अधीनस्थ जज का जो फैसला था उसको रिस्टोर किया है। इनके कोर्ट में बड़ी जोरदार बहस हुई, इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डर रिजर्व कर लिया और कई दिन बाद आज ऑर्डर सुनाया 2 बजे, 2 बजे के बाद 2:30 बजे पढ़ना शुरू किया और उन्होंने खारिज कर दिया। और उन्होंने जो कहा कि इनके पास काफी सबूत है और वो सारे सबूत बयानों के आधार पर ही हैं। वो सबूतों में कहीं जो रकम दिया जाना कहा जा रहा है, जितने का घोटाला कहा जा रहा है, जो रकम दिया जाना कहा रहा है, कहीं से न कोई जो है वो क्या कहते हैं देने वाले की तरफ से कोई उस तरह का प्रमाण है और न लेने वाले के पास से कोई बरामद किया गया है। अभी इसी तरह के सेम टू सेम मामले छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जस्टिस ओक की पीठ ने। और ये माना जाता था कि अगर छत्तीसगढ़ के चुनाव में भूपेश बघेल जीते होते, मतलब कांग्रेस जीती होती और भूपेश बघेल पुनः मुख्यमंत्री बने होते, तो तीसरा नंबर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी का था शराब घोटाले। लेकिन भूपेश बघेल हार गए और ये मामला वहां ट्रायल कोर्ट बाद हाई कोर्ट के बाद वो जो IS टुटेजा साहब उनका लड़का ही सब अरेस्ट हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी 2-3 दिन पहले ये मुकदमा लगा, उसमें सीधे सीधे जस्टिस ओक की पीठ ने कहा कि आपके पास न PMLA के तहत अपराध का कोई प्रमाण है और ना आपके पास उससे अर्जित धन की कोई बरामदगी है, इसलिए हम इस मामले को उड़ा देंगे, ये मामला जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। तो जो राजू साहब हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बड़ी चिरौरी की है कि हमको जवाब देने का समय दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, तो उन्होंने कल की डेट लगाई थी 8 तारीख की और कल भी वो कुछ हो नहीं पाया, कोई जवाब तो था नहीं उनके पास कि ना पैसा बरामद हुआ ना कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरा मामला बोगस है। उन्होंने टोटल मामले को ही पूरी खारिज कर दिया। तो भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की नौबत नहीं आई, उसके पहले ही ये सब मामला वहां का खारिज हो गया। कल बहुत बड़ा सेटबैक लगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से बात निकल करके आई वो बात ये निकल करके आई कि पैसा बरामद होना चाहिए ना, या पैसे का मतलब वो होना चाहिए ना कि खाली इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, हवाला ने कहा तो उन्होंने कहा, इसके आधार पर आप जो है मुकदमा चलाएंगे, कैसे जो है मतलब क्या कहते हैं ये सस्टेन करेगा। आज जो है यही हुआ, उन्होंने सारी बातें एक एक करके जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की खारिज कर दी और जो है उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहरा दिया और कहा कि इनके पास काफी है। और वो है, हालांकि उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि किसने किसने जो है क्या कहा। उन्होंने गोल मोल कहा कि ईडी के पास सबूत है और हवाला डीलरों आपके एक सदस्य आदि के बयान भी शामिल हैं और इन नामों का उन्होंने खुलासा नहीं किया कि आपके किस सदस्य ने बयान दिया है, क्या दिया है, क्योंकि भाई सबको तो पकड़ पकड़ के गिरफ्तार कर रहे हैं या उनसे इतनी लंबी लंबी पूछताछ कर रहे हैं, तो किसी का बयान भी उसमें कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसा बयान दिया है वैसा बयान दिया। सवाल इस बात का है कि बयान के आधार पर जो है कैसे हो सकता है जब तक जो है वो माल बरामद न हो या माल देने का पुख्ता प्रमाण न हो कि हमने इतना माल दिया। और फिर जो माल दे रहा है वो आपके साथ घूम रहा है, उसके परिवारीजन को आपने टिकट दे रखा है, तो ये कैसे ना माना जाए कि हमको फंसाने के लिए वो आपका टूल बन गया है, इसलिए आपका चहेता बन करके राजनीति में वो जो है हलवा चापने के चक्कर में है, पूरी चापने के चक्कर में। तो ये स्थिति है सब।
और कल के फैसले को देखते हुए जो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आया है, इस फैसले की नवैयत कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन आज ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के अनुरूप आया। दिल्ली हाई कोर्ट ज्यादातर मामलों में, ज्यादातर वहां के जो भी कोर्ट है वो सरकार के पक्ष में ही फैसला दे। दिल्ली हाई कोर्ट। संजीव जी स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। जी। अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, ईडी ने जो किया सब कुछ ठीक ठाक है, और मुख्य आरोपी बाहर घूम रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। इलेक्शन का समय है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक पार्टी के चीफ भी हैं। अगर वो देश छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, पासपोर्ट उनका रखा जा सकता था, प्रचार के लिए समय मिल सकता था, लेकिन क्या जो आज डिसीजन आया है, क्या है मायने इसके? देखिए, जो चुनाव का कैंपेन शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को जो तमाम विरोधी दल हैं वो राजनीतिक रूप से हराने की कोशिश करें, और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन उठ भी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन डाउन जा रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इमरजेंसी में भी तमाम नेता जेल में थे। बहुत सारे नेता जेल में थे इमरजेंसी में। देखिए, नेता हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, जेल जाते हैं, चुनाव भी जीतते रहे हैं। बहुत सारे नेता तो इस देश में जेल से भी चुनाव जीते हैं। बिहार उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कई नेता जेल से भी चुनाव जीत जाते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं, लालू प्रसाद यादव जेल जाने के बावजूद उनका राजनीतिक जनाधार आज तक बिहार में, मैंने अभी तक फिलहाल अभी 30 साल हो गए 1990 के बाद, जो लालू प्रसाद यादव का एक जो व्यापक जनाधार है, आज 2024 हो गया है, वो कम नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई को सरकारों ने, देखिए, इसके लिए जिम्मेवार हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को तो मानते नहीं। जो सारा सिस्टम को जो लुंज पुंज किया गया, सारे सिस्टम में जिस ढंग से ब्यूरोक्रेसी और लीडर्स फैसले लेते रहे, जिस ढंग से रूल्स बनाए, कानून बनाए। अब पीएमएलए एक्ट जो है, एक्ट तो गवर्नमेंट ने बनाया है। अब इसके सेक्शन 45 के तहत अगर आपने कह दिया कि भाई जब तक ये लगे ना कि निर्दोष है अपराधी, तब तक जमानत नहीं देना है। अब सेक्शन 45 को या तो एबॉलिश करे नई गवर्नमेंट आने के बाद। सेक्शन 45 में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब निर्दोष हो, ट्रायल के दौरान बिना ट्रायल सुने, बहुत सारे जजों को लगता है कि हम निर्दोष कैसे कर दे, जब तक कम से कम ट्रायल तो हो जाने दीजिए। ये एक इसमें लीगल लकूना है जिसपे लगातार डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट तक हो रहा है कि सेक्शन 45 जो है, जिसमें एक प्रोविजन डाल दिया है लॉ के तहत कि जब तक ये जज को ये लगे ना कि ये जो है निर्दोष है, तो अगर निर्दोष ही आपने मान लिया तो ट्रायल का फिर कहाँ मतलब रहा। तो ये बहुत सारे फैक्टर जो सरकार ने कानून बनाए हैं, और जिस ढंग से कानून बनाया गया है, वो बहुत सारे फैक्टर हैं कि ये गवर्नमेंट अब इसको, जो विपक्षी दल है, डिसाइड करे किस तरह के जितने कानून हैं, जो डकोरियन जिसको आप कह सकते हैं और तानाशाही कानून कह सकते हैं, उसको कैसे चेंज करना है। और मैं तो समझता हूं कि जो इसके लिए कांग्रेस कम जिम्मेवार नहीं है। आज इनके नेताओं को ईडी बुला के पूछताछ कर रही है, और सीबीआई जब 2009 से पहले लगातार और 2013 तक लगातार कहा जा रहा था कि इन एजेंसियों को आप स्वतंत्र कीजिए, इनको इंडिपेंडेंट कीजिए, इनको पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथों में मत चलने दीजिए, इनको ब्यूरोक्रेटिक मास्टर्स के हाथों में मत चलने दीजिए, कांग्रेस ने कोई प्रयास ही नहीं किया इस दिशा में काम करने के लिए। अगर कांग्रेस ये सारी एजेंसियों को अगर स्वतंत्र करती, तो वो स्वतंत्र जब अगर कांग्रेस कर देती, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जब उस स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश करते तो ज्यादा विरोध होता। अब तो सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस ने एजेंसियों को स्वतंत्र करने के लिए कोई काम ही नहीं किया, और नरेंद्र मोदी ने वो सारे लॉ जो है उसको और हार्ड कर दिया। तो ये जो सत्ता में जो एलीट है, एलीट का ये फैसला है, और वो एलीट कांग्रेस में भी है, वो एलीट आम आदमी पार्टी में भी है, वो एलीट जो है बीजेपी में भी है। अब देखिए, पीएमएलए एक्ट 1988 इसमें जेल में भी एलीट ही जा रहे हैं, जेल में भी एलीट ही जा रहे हैं। अब गरीब आदमी तो जेल में रह भी लेगा ना। गरीब आदमी तो छोटे मोटे अपराध में जेल जाता ही रहता है, वो तो बेचारा वकील करने की भी उसकी कुवत नहीं होती है। देखिए, पीएमएलए एक्ट का की पूरी अवधारणा को खत्म कर दिया गया। 1988 में पीएमएलए का कंसेप्ट जो आया था वो क्या था, यूएन में मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में एक मीटिंग, यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग हुई थी। उसमें कहा गया था कि पूरी दुनिया के लिए जो ड्रग इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा खतरा है, और इससे टेररिज्म बढ़ेगा, और ड्रग इकोनॉमी से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा बड़ा है।
तो एक यूएन कन्वेंशन हुआ 1989 में। उस यूएन कन्वेंशन में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सारे दुनिया के तमाम देशों की एक मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकिए। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग, ये सारा चीज वहां पे हुआ और उसके बाद ये फैसला हुआ, दुनिया के तमाम देशों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हम एक एक्ट पास करते हैं। प्राइम एकदम क्लियर है यूएन का कि मनी लॉन्ड्रिंग, जो ड्रग इकोनॉमिक से जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो ड्रग इकोनॉमी से पैसा आ रहा है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग 1988 से शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको 2002 या 3 में इसको पीएमएलए एक्ट, और स्पेसिफिक कहा गया कि ड्रग से रिलेटेड जो पैसा है वो पूरी दुनिया में जो घूम रहा है और जिससे टेररिज्म बढ़ने के खतरे हैं, उसके लिए ये पीएमएलए एक्ट बनाया गया और इसके पीछे यही मिजाज था। लेकिन धीरे धीरे बाद की सरकारों ने सामान्य अपराधियों को पे ये लागू करना शुरू कर दिया और ड्रग के मामले तो अब है ही नहीं। जिसके लिए एक्ट लाया गया था उसका तो मामला ही नहीं है कि ड्रग से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ उसके मामले आपको नजर नहीं आएंगे। पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो सरकार के खिलाफ हैं उनको पीएमएलए एक्ट में पकड़ के अंदर किया जा रहा है। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अमेंडमेंट किया, 2018-19 में जो अमेंडमेंट किया, उसमें तो वो जो मेन जो था इसका आत्मा जो थी इस एक्ट के लिए, जिसके लिए लाया गया था एक्ट, वो एक्ट का तो कहीं कोई है ही नहीं। और मुझे लगता है कि इस पे बहुत डिस्कशन अब हो रहा है कि ये एक्ट लाया किस लिए गया था, एक्ट का मोटिव क्या था और एक्ट का अब इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी होगा, आज नहीं तो कल इस पे फैसला आएगा कि यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है उसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन सा लॉ बनाने के लिए कहा गया था, कौन सा लॉ इंडिया में बनाया गया और फिर उस लॉ का कैसे मिसयूज हुआ ये जो देश के अंदर, ये इस पे डिबेट हो रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों में अब जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको एक चीज सोचना पड़ेगा कि भैया ऐसा है कि जितना आप लोकतंत्र को मजबूत करोगे उतना ही आप खुद सुरक्षित रहोगे। हमाम में सारे नंगे हैं, सारे राजनीतिक दल नंगे हैं, कोई भी लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए नहीं लड़ता। जब भी सत्ता में होता है वो कानून का बेजा इस्तेमाल करता है विरोधियों के खिलाफ, और वो किसी भी संस्था को स्वतंत्र होने के लिए वो दिली इच्छा नहीं करता। जैसे लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन का मसला है, कांग्रेस ने 70 साल इस देश में शासन किया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड लॉ नहीं बनाया। और नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लॉ बनाया, हो आप देख ही रहे हैं, विवादों के घेरे में आ गया। तो आपने नरेंद्र मोदी जी को मौका क्यों दिया? 70 साल आपने लॉ क्यों नहीं बनाया भाई? इलेक्शन कमीशन से एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बनाया? तो मेरा यह मानना है कि ये लड़ाई अब राजनीतिक होनी चाहिए, तमाम विरोधी दल इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़े। और इसमें हम समझता हूं कि नेताओं, ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, पब्लिक में एक ओपिनियन बन रहा है बीजेपी के अगेंस्ट, और जो मैं देख रहा हूं कि लोगों को लग रहा है कि अब धक्का सरकार कर रही है और विरोधी दलों को चुनाव में उठा के अंदर इसलिए कर रही है कि वो कंपेन ना कर पाए। जेपी साहब, इंटेंशन जो है ना, वो इंटेंशन का बड़ा महत्व होता है कि अगर कोई कानून बनाए जैसे मारो मत भागो, एक इंटरप्रिटेशन हुआ, एक हुआ मारो मत भागो, तो इंटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लग रहा है संजीव जी, जो बात कर रहे हैं कि सब कांग्रेस के रिजीम में हुआ, ये होना चाहिए थे, लेकिन उस समय तो इसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। अब तो पॉलिटिकल ड्रग्स तो छोड़ दीजिए और मनी लॉन्ड्रिंग तो छोड़ दीजिए, अब तो पॉलिटिकल ओपोनेंट को स्कोर सेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी देखिए, आप इसमें थोड़ा पीछे से चलिए। आप उदाहरण के लिए आर्थिक उदारीकरण लीजिए, किसने शुरू किया था? बीजेपी ने शुरू किया था कि कांग्रेस ने शुरू किया था? और उसमें मनमोहन सिंह ही सबसे बड़े जो है क्या कहते हैं व्याख्याकार, आइडियालॉग, जो भी कहिए, नरसिम्हा राव के सरकार के समय में शुरू हुआ था। तो आपने वो जो शुरू किया वो पहले से ही जो है बीजेपी की पॉलिसी थी। बीजेपी की कभी कोई समाजवादी पॉलिसी नहीं थी, वो हमेशा पूंजीवादी पॉलिसी थी। आपने शुरू किया, आपको थोड़ा मासेस की भी चिंता थी, आप उतनी बेहयाई से नहीं शुरू कर पा रहे थे। डिसइन्वेस्टमेंट भी आपके एजेंडे में था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार परमानेंट आ गई 13 दिन 13 महीने के बाद, तो उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया और कहा जाता है तमाम नवरत्नों को भी जो है बेचना शुरू कर दिया। और उसमें जो है वो अरुण शौरी साहब जो है वो उसके बहुत बड़े सूत्रधार थे, जो कि आज की डेट में आपके इनके बड़े आलोचक हैं मोदी सरकार के। आपकी 2004 में सरकार बनी,
तो भी आपने उनकी तरह जो है बहुत बेहयाई के साथ जो है वो नहीं लागू किया डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन पॉलिसी तो आपकी थी। अब इन सब चक्करों में कि भाई जनता भी नाराज ना हो, ये भी नाराज ना हो, आप जो है कि पॉलिसी पैरालिसिस तक के आरोप आपके ऊपर लग गए। और ये लग गया कि इतने दिनों से जो है क्या कहते हैं, जो इनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की सरकार थी या जो नीतियां थी नेहरू जी की, जो नरसिम्हा राव के आने के पहले तक चल रही थी, तो उसमें तो इतने दिन में पॉलिसी पैरालिसिस की नौबत नहीं आई। आपकी तो जो है 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी और उसके बाद आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ और 2008 में पॉलिसी पैरालिसिस की बात हो गई। तो लाए आप में कुछ लाज शर्म था, आपने उसमें सेफगार्ड नहीं किए। आपने जो है वो क्या कहते हैं इस तरह की व्यवस्था नहीं की कि अगर ये कानून का दुरुपयोग होगा तो उसके जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। देखिए सर, आप मानिए या आप ना माने, कोई माने या ना माने, कुर्सी का एक चरित्र होता है। कुर्सी पर बैठने वाला जो है जब कुर्सी पर बैठता है तो वो चरित्र जो है उसको वो कुर्सी बोलने लगती है, उस आदमी की सब बोली भाषा बदल जाती है। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत बड़े चैंपियन थे रेलवे में बोनस दिलवाने के, और जब जो जनता पार्टी में मुरादी दे की सरकार बनी, जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो बोनस वोनस नहीं दिलवा पाए। उसके बाद जब सरकार गई तो फिर जो नई सरकार फिर कांग्रेस की बनी तो उसने रेलवे में बोनस देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जब जॉर्ज फर्नांडिस कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी का चरित्र घुस गया। फिर ये दिखाई देने लगा कि इतना बोनस देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। हालांकि उसको बाद में कांग्रेस सरकार ने जो है मतलब उसको जो है बोनस को जो है लागू किया रेल कर्मचारियों के लिए। तो सत्ता का चरित्र, कुर्सी का चरित्र एक होता है, बैठने उठने वाले अलग होते हैं। लेकिन अब उसी को कोई बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं मतलब तीव्रता से लागू करता है, बहुत कड़ाई से लागू करता है, और वो अपने जो है जो उसको जनादेश है उससे भी थोड़ा आगे बढ़ के लागू करता है। और कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि भाई जनादेश में जो है जन जो है वो नाराज हो जाए तो वो थोड़ा धीमा पड़ जाते हैं। तो बस कांग्रेस और बीजेपी के उसमें इतना ही अंतर है। कानून जब आप बना रहे हैं तो कानून बनाते समय आपने उसमें सेफगार्ड क्यों नहीं किया। कानून तो आप बनाते हैं फांसी हो जाएगी, पॉस्को में कितने लोगों को फांसी हो रही, वो दिल्ली का केस छोड़ दीजिए तो बाकी आप बताइए पूरे देश भर में। और 100% सजा दर भी नहीं है, पॉस्को जैसे एक्ट में 100% सजा दर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो तमाम आपने जो है उसमें बीच में लूप होल छोड़ दिए। एक तो सबसे बड़ा लूप होल उसमें उम्र का है। हम ये प्रसंगवश कह रहे हैं कि उम्र का है कि जो है जिसको में आप पॉस्को लागू करते हैं और बाद पता चलता है कि उस उम्र के अंतर्गत वो पॉस्को आता नहीं है, तो मामला यही पॉस्को का आधा उड़ जाता है। तो आप ये क्यों नहीं सुनिश्चित करते कि जब पॉस्को का केस दर्ज हो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबसे पहले बिना शक ये जो है क्या कहते हैं सुनिश्चित करे कि जो पॉस्को का मुकदमा लिखाया गया उस पॉस्को की एक्ट के परिधि के अनुसार, परिभाषा के अनुसार आता है कि नहीं। यही हाल सब जगह है, आप समझ लीजिए। तो वो और जो है उसको जो है उन्होंने उसके साथ लागू करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनकी पहले से ही जो है उनका जो है ये मन में ये डिजाइन थी कि हम इस तरह जो है लोगों को सिद्ध करेंगे, आपसे बता रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो कल जस्टिस शोक और उज्जवल भुइयां ने फैसला दिया कि न विधेय अपराध हुआ और न जो है क्या कहते हैं कोई प्रोसीड या मैंने कोई धन की वो बरामदगी हुई, तो ये केस बनता ही नहीं है। तो इसमें कौन से धन की बरामदगी हुई? सब तो खाली जबानी जमा खर्च है। और फिर जब अगला आदमी आपको प्रमाणिक रूप से बता रहा है कि जिसके बयान के आधार पर पूरी इमारत खड़ी की गई है, वो आदमी प्रधानमंत्री की सभाओं का आयोजक है, वहां घूम रहा है, भाजपा का प्रचार कर रहा है, उसके परिवारजन को भाजपा ने टिकट दिया है, तो कोर्ट कह देगी उस टिकट किसको मिला, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो कैसे वो प्रमाणित करेगी जो है इसमें जो है क्या कहते हैं वेस्टेज इंटरेस्ट है? इसका क्या व्यवस्था है आप बताइए। और कांग्रेसी बताया कि जब पीएमएलए एक्ट उसने बनाया था, ठीक है, इन्होंने उसको और कड़ा किया, तो उसमें उसने कौन सा सेफ गार्ड बनाया था कि जिस सेफ गार्ड इस्तेमाल होने के बाद क्या उन्होंने ये बनाया था
कि अगर ये केस प्रमाणित नहीं हुआ तो जो फर्जी रूप से केस गढ़ करके जो इनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा चले। यूएपीए में 18-18 साल, 14-14 साल, 13-13 साल बाद बिना सबूत के लोग छूट रहे हैं। अभी सोमा सेन छूटी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनके खिलाफ जितना भी एविडेंस जो है एनआईए ने दिया है उससे ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं होता कि ये किसी भी प्रकार के माओवादी गतिविधि में शामिल थी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा 6 साल बाद। 6 साल तो अगले ने जेल में बिता दिया, अब आप जमानत दे रहे हैं। इस तरह कई लोग उसमें मर गए, कितने लोगों की जमानत हुई, कितने लोग अभी भी जेल में है। तो कहने का मतलब है कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो आप जानते हैं कि आप जो है, आपको इतना अनुभव तो 70 साल 80 साल में हो गया है कि भारत में कानून भले बाद में बने, उसको जो है कैसे उसका उल्लंघन किया जाता है वो पहले से ही भाई लोग समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ कहीं की भी बनी चीज पर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मोहर लगाने में भारत को महारत हासिल है। और दिल्ली तो उसमें नंबर 1 है, जहाँ गली गली में मेक इन इंडिया का जो है वो मोहर लगती है। बनाया किसी और ने, मोहर इनकी लग गई। तो आप जानते हैं कि चाहे जितने कानून बनाए आप, वो लूप होल का सबसे पहले यहाँ इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो आप उस लूप होल को दूर करने के लिए अच्छा, ना आप वेशना अधिकारी को ट्रेनिंग देते हैं, ना ईडी वालों को ट्रेनिंग देते हैं, सब लोग चमत्कार करने पर लगे हुए हैं। अब मान लिया एनआईए अभी गई थी बंगाल में, जहां उनके ऊपर एफआईआर हो गई, सब औरतों के साथ इन्होंने बदसलूकी की। एनआईए को वहां पुलिस को विश्वास में नहीं लेना चाहिए। यही है ना कि भाई कोई भी जो दूसरे स्टेट की पुलिस या जो एजेंसी जाती है दूसरे स्टेट में, तो वहां के लोगों को भले ये नहीं बताती कि हम किस जगह जा रहे हैं, लेकिन ये तो बताती है ना कि हम आए हैं, ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और आप उसमें साथ में लेके जाती है। तो आप चमत्कार भी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं सीन क्रिएट हो, और आप कहें जो है बंगाल की सरकार एनआईए को जो है घुसने नहीं दे रही है। तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, अगले भी राजनीति कर रहे हैं जी। अब ये पहली बार जो है अपनी बार उठा है कि साहब ईडी, सीबीआई, एनआईए, इन सब पर के जो चीफ हैं उनको जो है पूरे चुनाव भर के लिए बदला जाए। इसके लिए टीएमसी कल से धरना दे रही। उनको पकड़ के थाने में ले गए, थाने से जब वो छोड़ने लगे जाइए घर, उनका हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अभी तक ये कभी नहीं उठता था कि जैसे 4 डीएम बदले गए, 10 डीएम बदले गए, पुलिस वो बदले गए, चीफ सेक्रेटरी बदले गए। तो अभी तक ये नहीं होता था कि जो है सीबीआई और जो है एनआईए और जो है मतलब ईडी के अधिकारी बदले जाए, चीफ बदले जाए। अब की बार तो ये भी हो गया कि इनके चीफ बदले जाए, इस तरह का दुरुपयोग है। और बाकी जो संजीव भाई ने बताया कि जो राजनीतिक रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। फिर झूठ बोलने में महारत है। सोनम वांगचुक, जिसने 21 दिन भूख हड़ताल की, जिसने पश्मीना मार्च निकालने की घोषणा की थी कि हम जो है चीन में वहां तक जाएंगे जहां तक हम पहले हमारे चरवाहे जाते थे, मतलब बॉर्डर पर लद्दाख में, उसको इन्होंने दबाव डाल के 144 डाल के उसका कैंसिल करा दिया। और आज बेहयाई के साथ जो ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है कि चीन ने इतने बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है लद्दाख के, उसको जो है आज जो है वो चुनौतीपूर्ण आवाज में लौह पुरुष अमित शाह जो है एक जनसभा में कह रहे थे कि भारत की नेहरू जी के जमाने में कब्जा किया था चीन ने, हम लोगों के कार्यकाल में 1 इंच जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। जबकि ये हकीकत है, अंतरराष्ट्रीय फैक्ट है कि आप 40% अपनी जो चौकियां जो आपकी अग्रिम इलाके में थी, वो उन चौकियों पर आपका कब्जा समाप्त हो चुका है। तो किसके पास है? जी। तो ये सब स्थिति है सर। तो ये क्या कहेंगे? और बाकी कोर्ट जो है वही है ना कि मतलब क्या कहते हैं, कोई नार्म नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो है प्रोसीड होना चाहिए। आप यहाँ कोई प्रोसीड नहीं, खाली बयान पर आधारित है। आपने मान लिया कि हाँ ये वही बंद लिफाफे का मामला है। देयर इज समथिंग सीरियस। तो ये है, तो जमानत नहीं मिली। जी, अरविंद केजरीवाल के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे? आम आदमी पार्टी ने आज अपने इलेक्शन स्ट्रेटजी को चेंज किया है और अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना ही प्रचार का, उनका कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। और मुझे लगता है कि जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और पूरे पंजाब से लेके जहां जहां उनके कैंडिडेट उतर रहे हैं वहां पे केजरीवाल जेल में है और उसका इस तरह का पोस्टर कुछ तरह से कैंपेन किया है कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया है। और ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी ग्राउंड लूज कर रही है
और मुझे लगता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से भाजपा को फायदा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और वो दिख रहा है। तो उनको लगता है कि केजरीवाल अगर नहीं भी छूटते हैं तो पॉलिटिकल माइलेज लो। देखिए, एक मुख्यमंत्री है, जेल में उनको क्या दिक्कत है, राजनीतिक बंदी है, भ्रष्टाचार के केस में अंदर हो गए तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो भ्रष्टाचार सिद्ध ही हो जाएगा, राजनीतिक बंदी है। और आम आदमी पार्टी ने आज अपना कैंपेन स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया है कि केजरीवाल जो जेल में गए हैं उसी के फोटो के साथ अब केजरीवाल कैंपेन में सामने शामिल हो जाएंगे। वो मुझे लगता है केजरीवाल सामने रह के जो भाषण देते हैं वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना जो केजरीवाल का जो जेल में रहने के वो तस्वीर के साथ जो आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन चलेगा, मुझे उसका लगता है ज्यादा फायदा मिलेगा। और पॉलिटिकली बीजेपी को डिफीट देने का ये समय है और ये राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर ये डिफीट देना चाहिए और राजनीतिक दलों का एक संकल्प लेना चाहिए। सिर्फ अभी कहानी न रोएं कि हमारे साथ भाजपा ज्यादती कर रही है, ये टोटली ये इस चीज को डिसाइड कर लें कि सत्ता में आएंगे तो जांच एजेंसियों पे को स्वतंत्र करेंगे। जांच एजेंसियों का एक परमानेंट कैडर ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको ना बीजेपी ने कभी ध्यान दिया। बीजेपी तो खैर ध्यान नहीं देगी, परमानेंट कैडर ना सीबीआई के पास है ना परमानेंट कैडर ईडी के पास है। सब डेपुटेशनिस्ट आते हैं, कोई इनकम टैक्स से आ गया, कोई जीएसटी से आ गया, कोई पुलिस से आ गया, 3-3, 5-5 साल के डेपुटेशन पे आते हैं। और वो जो डेपुटेशनिस्ट होते हैं वो सिफारिश से आते हैं और वो कहते हैं कि हमें लेके आइए और हम जो है आपको अच्छा काम करके देंगे, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को बोलते हैं। अब सीबीआई जैसी संस्था को भी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से कोई पावर लेके चलाया जा रहा है और पार्लियामेंट में कोई इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं बनाया गया सीबीआई के लिए। कोई मतलब कि एक संवैधानिक कानून के तहत इस संस्था को नहीं बनाया गया सीबीआई को। तो ऐसे ही अब ईडी तो है, ईडी तो बनाया गया, लेकिन अगर ईडी का अगर परमानेंट कैडर देखें तो अभी आपको नजर नहीं आएगा। वो इनकम टैक्स, पुलिस इधर उधर से लाला के इंपोर्ट करके ईडी का कोई ना पेपर लिया जा रहा है निचले लेवल पे, ना कोई उनका सब इंस्पेक्टर ईडी लेवल पे है, कोई इंस्पेक्टर, कोई भर्ती नहीं होती उनकी। ये इधर उधर से लेके आ रहे हैं और उसको एक अस्थायी रूप से चलाया जा रहा है। कोई भी जांच एजेंसी का अपना परमानेंट कैडर ना हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसकी जांच एजेंसी पे। और आप ये देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के इतने मामले आए, गुजरात से 30-30 हजार करोड़ रुपए के ड्रग की बरामदगी हुई मुद्रा पोर्ट से, और इसके लिए ही ये एक्ट बना था, पीएमएलए एक्ट। लेकिन वहां पे ईडी नहीं घुसी, वहां पे ईडी ने किसी को एक्यूज नहीं बनाया। जिसके पोर्ट पे मिला, सबको पता है कि अदानी का पोर्ट था जहां से इतने बड़े बड़े पैमाने पर ड्रग मिला। पाकिस्तान से आ रहा था, वो ईरान से आ रहा था, अफगानिस्तान से आ रहा था। वहां तो ईडी गया नहीं, वहां पर तो सीधा लग रहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी है इसमें और इसमें टेररिस्ट भी है, क्योंकि उसमें सारा जो है अफगान तालिबान का जो सारा इकोनॉमी है वो अफीम और इसके ड्रग के कारोबार पे चलता है। तो यहाँ दोनों चीजें इन्वॉल्व थी जो यूएन के कन्वेंशन के हिसाब से, कि मनी लॉन्ड्रिंग भी था, अफीम भी था, सब कुछ था और टेररिस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे। ईडी तो यहाँ चुप ही है। ईडी पकड़ रही है किसी अफसर को, ईडी पकड़ रही है किसी नेता को जो है कि लीकर घोटाला में कोई नेता है पॉलिसी में। ये तो पॉलिसी पैरालिसिस आने की देश में स्थिति है। कोई भी स्टेट अपना पॉलिसी नहीं बना सकता। तमिलनाडु में डीएम लोगों को ईडी कॉल कर रही है कि आपने पता नहीं माइनिंग से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग होने की संभावना है। अरे वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तो अपने रेवेन्यू के लिए, जनरेट करने के लिए, देखिए स्टेटों के सामने दो तरह की प्रॉब्लम आ रही है। एक तो उनके पास अपना रेवेन्यू नहीं है, टोटल कंट्री के खर्च का 60% का बोझ स्टेट के पास है, लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है टोटल कंट्री का जितना होता है उसका 60% सेंटर के पास है। स्टेट के पास जो अपने थोड़े बहुत रेवेन्यू है, जिससे कि स्थानीय खर्च चलाना है, शिक्षा चलाना है, उनके पास स्वास्थ्य चलाना है, पेंशन चलाना है, सोशल सिक्योरिटी चलाना है, जो स्टेट सब्जेक्ट्स है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। पैसा चलाने के लिए उनको अपना एक ओन टैक्स जो है जनरेट करना पड़ता है। अब ओन टैक्स जनरेट कहां से होता है? लीकर से होता है, एक्साइज पॉलिसी से होता है, माइंस की पॉलिसी से होता है। यही सब इनके पास गिने चुने रिसोर्स होते हैं स्टेटों के पास। जीएसटी तो टोटली सेंटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। जो पहले सेल टैक्स होता था जिसमें स्टेट का अपना इंडिपेंडेंट होता तो वो तो सेंटर ने इनसे छीन लिया। उनकी बोरोइंग लिमिट भी घटा दिया स्टेटों का कि आप सेंटर के बिना बोरोइंग नहीं करेंगे। तमाम विपक्षी दल दिल्ली चले गए, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि जी हमारा तो इकोनॉमी खराब हो रही है, हमारी बोरोइंग लिमिट ये घटा रहे हैं, हमें पॉलिसी नहीं बनाने दे रहे हैं। तमिलनाडु के कलेक्टरों को ईडी वाले कॉल कर रहे हैं कि माइनिंग का कोई मसला है, उसमें पॉलिसी में कुछ घपला हो गया है। भाई कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तो पॉलिसी ही नहीं बना पाएगी अगर ईडी के ऑफिसर्स इस ढंग से कॉल करते रहेंगे अधिकारियों को, राज्य सरकार के नेताओं को, तो स्टेटों को तो कंगाल हो जाएंगे। स्टेटों के पास पैसा नहीं होगा, कैसे चलाएंगे उस स्टेट को?
ये ईडी जो है फेडरल स्ट्रक्चर पे भी हमला कर रही है, विपक्षी शासित राज्यों को पॉलिसी सेंटर बनने नहीं दे रही है। दिल्ली वाला भी मसला एक्साइज पॉलिसी का है। इसका मतलब कि दिल्ली में आने वाले टाइम में कोई भी गवर्नमेंट जो है शराब पॉलिसी बनाने से भागेगी, अफसर भागेंगे कि अगर हम पॉलिसी बना दिए और पता चला कि पॉलिसी में कोई ना कोई ईडी वाला क्वेश्चन करके हमको बुला लेगा। तो ये तो बहुत बड़ी एक समस्या ईडी ने पैदा की है, इस सरकार ने पैदा किया है। इस समस्या से निपटने के लिए ये गवर्नमेंट को बहुत आने वाले टाइम में जो कोई भी विपक्ष की सरकार आती है इस पे ईमानदारी से काम करे और ये भी करे कि जो दोषी अधिकारी हैं उसका जो अपने मतलब की पर्सनल इंटरेस्ट में, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने के इंटरेस्ट पे अगर उसने कोई गलत मुकदमा दर्ज किया, कुछ निकला नहीं फाइल में और आदमी 5-5 साल 6-6 साल जेल में बिता दिया, तो उस पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन होना चाहिए और ये मैंडेटरी होना चाहिए ताकि कोई ऑफिसर अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को वहां प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो राष्ट्रपति रहते हुए एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान तो भारत जैसे देश में भी ऐसे कानून बनना चाहिए जहां इंडिपेंडेंट रूप से जांच एजेंसियां और कोर्ट इसके लिए एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करने के लिए प्रोसिक्यूट किए जा सके। इसके लिए कोई भी विपक्षी सरकारों को सोचना पड़ेगा, जो विपक्षी जो नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अब तो बहुत भुगत लिए, इतना बुरा दिन शायद ही नहीं देखे थे। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी में पॉलिटिकल बैटल लड़ा था, वो उन्होंने झूठे मुकदमे में इस तरह से किसी को नहीं कि जांच एजेंसी बुला लिए, जितने भी गिरफ्तार हुए थे वो ऐसे मामलों में नहीं हुए थे, पॉलिटिकल एक उसका था। ये तो उठा के पूरे अपोजिशन को टोटली डेड करना चाहते हैं इस तरह के जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके। अब विपक्षी दल आने वाले टाइम में क्या करेंगे समय बताएगा। जेपी सर, चुनाव का समय है और इस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल, क्या ये फ्रस्ट्रेशन को दिखलाता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या जेल में रहना ही चुनाव प्रचार है? घबराहट नहीं, वो तो देखिए, वो तो घबराहट है, चुनाव प्रचार है, लेकिन आप ये देखिए, आप देखते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जिससे इम्यूनिटी भी मिली हुई थी सरकारों को कि भाई सरकार जो तत्कालीन सरकार होगी वो जब अनुमति देगी तब मुकदमा चलेगा, और तत्कालीन सरकारें अनुमति नहीं देती थी तो जो पॉलिटिकल मास्टर्स उसके पहले कुर्सी पर बैठते थे उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता था, और जो उनके अधिकारी ऑफिस जो है काम करते थे उनके अंदर में तो ये होता था कि भाई वो सरकार के द्वारा काम कर रहे, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उन पर मुकदमा नहीं चलता। ईडी ने तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जगह ले ली और पूरा इस सरकार ने जो बीजेपी की केंद्र में है इसने पूरे संघवाद का की धज्जी उड़ा दी। विपक्षी राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से डिस्टेबलाइज कर रही है, फिर ईडी के माध्यम से डिस्टेबलाइज कर रही है। मान लिए कि अगर इन्होंने पॉलिसी बनाई उसमें करप्शन था तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए, इतना ईडी कहां से आ गई इसमें? ये राज्य में केंद्र का इस तरह का जो सीधा हस्तक्षेप है और वो हेडमास्टर बन गए हैं, तो इससे तो कहाँ रह गया ये? तो फिर आपकी राज्य सरकारें, जैसा उन्होंने संजीव भाई ने कहा कि अगर अपने फाइनेंस के लिए कुछ करना चाहती हैं तो ईडी आ जाएगी। तो ये तो एमसीडी जो दिल्ली की है या जो प्रयागराज का नगर निगम है या जो गांव का जो है नगर परिषद है, नगर पंचायत है या ग्राम सभा है, उससे भी बदतर स्थिति राज्य सरकारों की जो है मतलब होती जा रही है। आप बताओ, या फिर राज्य सरकार इसीलिए बार बार डबल इंजन कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, माने इनके अनुकूल सरकार इनकी पार्टी की रहेगी तो जो चाहे काला सफेद करते रहेंगे, कोई ईडी फीडी नहीं आएगी। आप बताएं, अगर ईडी की हिम्मत हो तो जो पिछले महाकुंभ में इलाहाबाद में महाकुंभ स्मार्ट सिटी के नाम पर 6,000 करोड़ का जो है सब टोटल काम हुआ था और कितना भ्रष्टाचार हुआ, पेंटिंग सेंटिंग, मतलब पूरा एकदम पीएमओ में शिकायतों का पुलिंदा है। क्यों नहीं उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई करते? क्योंकि राज्य सरकार इनकी थी। आरोप था कि जो है पैसा जो है क्या कहते हैं दिल्ली के नेताओं के पास पहुंच रहा है एकदम। अब फिर वो कुंभ के नाम पे तैयार हुई, फिर यहाँ पर है, लेकिन राज्य सरकार इनकी है। अभी अगर दूसरी सरकार होती तो ईडी दरवाजे पहुंचने लगती कि सड़क में गड़बड़ी हो गई तो डामर में गड़बड़ी हो गई, कोलतार में गड़बड़ी हो गई तो घाट बनाने में गड़बड़ी हो गई, तो ये जो नया फ्लाईओवर बना है इसमें गड़बड़ी हो गई। अब आप बताइए, अभी आपने देखा होगा कि सोरेन के खिलाफ इन्होंने फ्रिज और टीवी जो है को भी जो है अपने उसमें शामिल किया है। फ्रिज और टीवी ऐसी चीज हो गई है जो एक झोपड़पट्टी में भी अब जो है झोपड़ी में लोगों के यहाँ है। आप
जो बहुत ही समाज का जो है मतलब आमदनी के हिसाब से निचला तबका है। अब फ्रिज टीवी जो है मनी लॉन्ड्रिंग करके लोग फ्रिज और टीवी ले रहे हैं। हाँ, ये उसमें नहीं दिया उन्होंने कि कै इंच की टीवी और कै फीट का फ्रिज जो है क्या कहते हैं उन्होंने लिया है। बहरहाल फ्रिज टीवी उस लिस्ट में शामिल है। तो सवाल इस बात का है कि आपने पूरे राज्य सरकारों के शक्ति को, और फिर आपको बैठे बैठे इसका इल्हाम कैसे होता है? पेगासस से। आपके लोग जो है लगातार फोन सुनते हैं, उस पेगासस के आधार पर आपका राज्यपाल अचानक सक्रिय होकर के जो है एक आदेश देता है किसी की जांच की जाए, और एक जनरेट हो जाता है जो है क्या कहते हैं पूरा एक ट्रेल जनरेट हो जाता है कार्रवाई करने का। फिर सीबीआई पहले पहुंचती है तो फिर ईडी पहुंचती है, ईडी पहले पहुंचती है तो उसके बाद सीबीआई पहुंचती है। जी जी जी। तो ये स्थिति है सर। और बाकी जेल में रह के तो वो, लेकिन मेरी समझ से जो आपने इसके पहले सवाल किया था कि क्या आम आदमी पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, तो मेरी समझ से तो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित ही ये मामला चैलेंज होगा। चलिए चलते चलते और बदली परिस्थितियों में और चैलेंज होगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने कल ही क्वेश किया है। चलते चलते संजीव जी, देखिए हाँ, मेरा ये कहना है कि ईडी जैसे फ्रिज के लिए अगर लिस्ट बना रही है तो ईडी के अफसर विपक्षी दलों को संकेत दे रहे हैं कि घबराइए नहीं, हमने इधर फ्रिज का लिस्ट बना दिया है। कल को आपकी सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री जी के कपड़े का लिस्ट भी हम बढ़ा देंगे, चिंता न कीजिए। कहाँ से आया है जो मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो ये मतलब कि समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे चलते हैं। ये ऑफिसर्स दोनों तरफ चलते हैं। ये इधर अगर जैसे कंप्लेंट नहीं उठ रहा है तो ये इधर भी सूचना पास कर रहे होंगे कि बस कोई नहीं है, हमारे पास ये चीजें हैं, आप बताइएगा, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। अब ये है कि विपक्षी जो दल हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि अगर कल को सत्ता में आते हैं, और जिसकी पूरी संभावना लग रही है, मैं ऐसा नहीं लग रहा है, मैं 400 पार वाले में नहीं हूँ कि 400 पार की स्थिति है। पूरी संभावना है कि मोदी जी का 200 पार की भी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि ये मुझे जो जमीन पे दिख रहा है कि जनता इस बार जो है लड़ रही है सत्ता से। खास करके दो राज्य में जो मैं देख रहा हूँ नजदीक से, हरियाणा और पंजाब में, जिस ढंग से ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों का विरोध हो रहा है, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। पंजाब में तरन तारण, पटियाला, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पे भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो गाँव में उनकी एंट्री बैन हो गई है, वो जा नहीं पा रहे हैं। एक दो लोगों ने, महाराजा अमरिंदर सिंह की वाइफ ने जब गांव में घुसने की कोशिश की, उनको भी किसानों ने खदेड़ दिया। हरियाणा में 6 कंस्टिट्यूएंसियों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को गांव में घुसने नहीं दिया गया और उनको भगा दिया गया। और मतलब कि ये जाके हाथ जोड़ रहे हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। तो किसान कह रहे हैं कि वही गलती हुई जब कुछ समय पहले तक जो आप लोग जो भाषण दे रहे थे, किसानों को उपद्रवी कह रहे थे, खालिस्तानी बोल रहे थे, जवाब मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि इससे बीजेपी कैंप में हताशा भी है, और उसी हताशा का परिणाम है, इनको पहले से ही रिपोर्ट था कि ये होने जा रहा है, उसी हताशा के परिणाम में जैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, और जो लोग थोड़ा सा बीजेपी से सहमति रखे उनको भी छोड़ दिया गया है, हल्का फुल्का जो दोनों तरफ चल रहे हैं। तो ये दोनों चूंकि सहमति नहीं रख रहे थे तो इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो जनता लड़ रही है। अब चुनाव का आगाज भी हो गया है, पहला चरण 19 तारीख को है ही, तो पहले चरण के बाद ही पता चल जाएगा कि जनता का मिजाज क्या है, रिपोर्ट तो आनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी हताश होने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायल है, जमानत रद्द हुई तो कोई बात नहीं है, लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ा जाना चाहिए, और उसमें विपक्ष को सफलता मिलेगी। थैंक यू जी सर। हाँ, यही नहीं सर, आप सुप्रीम कोर्ट के भी एक बात की ओर हम आपको इशारा करना चाहते हैं जी। जिस दिन केजरीवाल के मामले को जब संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी की जस्टिस सुंदरेश की पीठ में चीफ जस्टिस ने भेजा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और इन्होंने वहां से मामले को विड्रॉ कर दिया कि हम नहीं आपके यहाँ सुनवाई करेंगे, हम अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं, हमको अनुमति दीजिए, हम लोअर कोर्ट से ही आएंगे। उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि बेला त्रिवेदी रहेंगी तो अभी एक बहिष्कार हुआ है, अभी और भी बहिष्कार होगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हवा में जो है फैल गई, ये बात, ये चर्चा का विषय बन गई। तो नया ट्रेंड ये हुआ कि अब जस्टिस ओक की कोर्ट में ईडी वगैरह के मसले भेजे जा रहे हैं। अब ये जो ईवीएम का मसला है, ये अभी संजीव खन्ना की कोर्ट में है,
तो सवाल है, और बेला त्रिवेदी को किसी और बेंच से अटैच कर दिया गया है। तो इस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट के भी उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर जितना मनमानी जो है जो कर रहा है, तमाम कानूनों की मनमाने ढंग से तमाम जज व्याख्या कर रहे हैं, तो अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि भाई क्या होगा, अधिकतम हमको जेल में, आपके यहाँ बहस करके रहे तो जेले में रहना, और बिना बहस करे रहे तो जेले में रहना। तो हम क्यों आपको बहस करके आपको जो है क्या कहते हैं सैडिस्ट होने का जो आपका या आपका जो प्रो वो है उसका जो है वो मतलब हम लाभ उठाने दें। हम जैसे हैं, हम जेल में हैं तो जेल में रहेंगे, चलिए हम आपके कोर्ट में नहीं सुनवाई, हमारा वापस कर दीजिए, हम नहीं सुनवाई। और ये भी नहीं है कि हम ये मांग रहे हो कि हमें अधिकार दीजिए कि हम भविष्य में आएंगे। भाई वो तो लोअर कोर्ट में चले गए तो बेला त्रिवेदी हटा दी गई। बेला त्रिवेदी इस समय ईडी उडी वाली पीठ में नहीं है, आपको बता। तो ये भी एक डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जी, चलिए, और वो भी शुक्रिया केजरीवाल सर। से ही संबंधित मामला। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के मायने, इसका पॉलिटिकल प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि जब नेता जेल में जाते हैं तो उनकी फॉलोइंग बढ़ जाती है, उनके प्रति सिंपैथी बढ़ जाता है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।